यूक्रेन पर रूस के हमले के 1 साल पूरा होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। उनके इस तरह यूक्रेन पहुंचने से हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जान की परवाह किए बगैर कीव की सड़क पर घूमते दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी थे। दोनों साथ साथ सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के हालात पर बाइडेन से बातचीत करते भी दिखे। 24 फरवरी 2022 को जब से जंग शुरू हुई है, तब से बाइडेन का ये पहला यूक्रेन दौरा है। बाइडेन के कीव पहुंचते ही यूक्रेन में हवाई हमलों के सायरन गूंजने लगे। कीव में बाइडेन के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचे थे। बाइडेन ऐसे समय में कीव पहुंचे हैं जब रूस जंग के 1 साल पूरा होने के मौके पर आक्रामक होने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यूक्रेन दौरा निश्चित तौर पर रूस को चिढ़ाने वाला है। कीव पहुंचे बाइडेन ने पुतिन को चुनौती देने वाले अंदाज में कहा कि जंग के 1 साल बाद भी उनका देश यूक्रेन के साथ डटकर खड़ा है। अपने वादों को दोहराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के साथ किया गया वादा निभाएंगे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका कीव के साथ आखिरी समय तक खड़ा रहेगा। Democracy stands. The Americans stand with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say. अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिलिट्री उपकरण, जिसमें गोला बारूद, जैवलिन के अलावा तोप भी शामिल है, देने का फैसला किया गया है। कीव में बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि रूस यूक्रेन को मिटाना चाहता था, लेकिन पुतिन का प्लान फेल हो गया। So President Zelensky, you deeply honor me here in Kyiv with you today. To meet with your military, your intelligence folks, your diplomatic teams, community leaders who have stepped up and helped their country in their hour of need. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन कमजोर है, लेकिन 1 साल से कीव मॉस्को के सामने डटा है। साफ है कि लोकतंत्र भी मजबूत है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कीव में पुरजोर स्वागत किया। बाइडेन के साथ साझा बयान देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका लोकतांत्रिक देश ये ऐतिहासिक जंग जीत कर रहेगा। राजधानी कीव में मेरिन्स्की पैलेस में ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन की मुलाकात हुई। इस दौरान वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की भूमिका के लिए बाइडेन का शुक्रिया किया। Thank you for your leadership. Thanks bipartisan support. Thanks Congress. I think that is historical moment for our country. टर्की में दूसरे देशों से आए बचावकर्मी भी अब अपने अपने वतन वापस लौटने लगे हैं। जब भी कोई टीम रवाना होती तो टर्की के लोग और अधिकारी ताली बजाकर उनका शुक्रिया अदा करते। इसी तरह दक्षिण कोरिया से आए बचाव दल को तालियां बजाकर विदा किया गया। इसमें बचाव दल का डॉग भी था। बचाव कर्मियों को गले लगाकर उनका दिल से शुक्रिया अदा किया गया। अदाना एयरपोर्ट पर भावुक पल तब देखने को मिला जब फ्रांस की रेस्क्यू टीम फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उन्हें थैंक्स कहा। 17 फरवरी को भारत की एनडीआरएफ टीम भी जब वतन वापसी के लिए अदाना एयरपोर्ट पहुंची थी, तब उन्हें तालियां बजाकर विदा किया गया। वैसे टर्की में हालात सामान्य होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन भूकंप में जो लोग बच गए हैं और जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उन्होंने अपने दर्द और मायूसी की कहानी बताई। और सबकी कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। इस्तांबुल के अस्पताल में इलाज करा रही 36 साल की सिगडेम गुले अंताकिया में कई दिनों तक अपने पति और 2 बच्चों के साथ मलबे में दबी रही। 2 दिन बाद मलबे में ही उनके पति की मौत हो गई। 2 बेटों ने भी बाद में दम तोड़ दिया। बच्चों और पति के शव के साथ वो मलबे में ही दबी रही। Çalıştık, çıkamadık, evin yıkıldığını hissettik. Çocuklarım da vardı. Dedim köşelere kaçın, saklanın dedim oğlum. Ama kaçamadık kapını. सिगडेम की एक बेटी भी भूकंप में घायल हो गई थी, जिसका इलाज अंताकिया के अस्पताल में चल रहा था। तब से उसकी भी कोई सूचना नहीं है। इस्तांबुल के अस्पताल में ऐसे कई मरीज भर्ती हैं जिन्हें कई दिनों बाद मलबे से जिंदा निकाला गया। ऐसे ही 2 बुजुर्ग मिले, इनकी भी कहानी दिल को कचोटने वाली है।
क्योंकि 84 साल की उम्र में एमाइन कादियोगलू को जब मलबे से बाहर निकाला गया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो बच गई हैं। एमाइन आदियामान में एक अस्पताल में टॉप फ्लोर पर मौजूद थी जब भूकंप से छत गिर गई। एक नौजवान ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। Ben buradayım dedim. Gelsene teyze dedi. Varamıyorum dedim. Ayağım kırık varamıyorum dedim. Öyle deyince o çocuk da geldi gayrı bir kişiyle elime indirdiler. 75 साल के बेकिर यिल्डिरिम गाजियनटेप में 7 मंजिला इमारत के 5वें माले पर रहते थे। भूकंप से इमारत गिर गई और वो मलबे में दब गए। मलबे के अंदर वो कई बार बेहोश हुए। 3 दिन वो मलबे में रहे। Sesim geliyor mu, beni duyuyor musunuz diye bağırmaya. Ama 2 saat sonra mı oldu bu, 3 saat sonra mı oldu onu hatırlamıyorum çünkü o an bilincim zaten kaybolmuştu. टर्की और सीरिया में भूकंप से 46,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भूकंप के 14 दिन बाद अब टर्की की सरकार ने राहत और बचाव का काम को बंद कर दिया है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में टर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला, लेकिन टर्की के 2 राज्य कहरामनमारस और हते में मलबे से इंसानों की तलाश जारी रहेगी। कहरामनमारस भूकंप का केंद्र था और करीब 40 इमारतों के मलबों में तलाश अभी भी चल रही है। टर्की की सरकार के मुताबिक 1,05,000 इमारतें ऐसी हैं जो या तो गिर चुकी हैं या उन्हें गिराया जाना बाकी है, या फिर वो इतनी ज्यादा टूट चुकी हैं कि वो रहने लायक नहीं बची। और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन टर्की पहुंच गए। अमेरिका ने टर्की को भूकंप राहत के लिए 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद का ऐलान किया। और अमेरिका से आई राहत सामग्री तुर्की के अदाना के करीब इंसरलिक एयरबेस पर उतारी गई। अदाना एयरबेस पर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद थे। एंटनी ब्लिंकन ने प्लेन से राहत सामग्री उतारने में हाथ भी बटाया। Had about $85 million worth of assistance poured in immediately for housing, water, food, and medicine, and clothing. All that in the immediate days following the earthquake. Today I can announce that we will be putting in another $100 million to assist those who are so desperately in need. इसके बाद ब्लिंकन ने भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। Thanks everyone. Appreciate you all very much. Thank you. राजधानी दिल्ली में लाल किले पर 23 साल पहले हुए आतंकी हमले के गुनहगार को फांसी दिए जाने की मांग तेज हो गई है और इस बार तिहाड़ जेल प्रशासन ने लाल किले पर हमले के दोषी आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की तारीख तय करने के लिए निचली अदालत को चिट्ठी लिखी है। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि फांसी की तारीख तय होने के बाद ही अशफाक का डेथ वारंट जारी हो पाएगा और उसे फांसी दी जा सकेगी। लाल किले पर हुए हमले का मास्टरमाइंड अशफाक पाकिस्तान का रहने वाला है और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था। 22 दिसंबर 2000 के दिन लश्कर के 6 आतंकियों ने लाल किले के अंदर बनी जवानों की बैरक पर हमला कर दिया था। उस हमले में 3 जवानों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आतंकी अशफाक समेत 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और अक्टूबर 2005 में कोर्ट ने आतंकी अशफाक को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया। पीएम ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार रोजगार दे रही है। सीएम धामी ने 2500 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस पब्लिक मेले का उद्घाटन किया। मेले में जम्मू के 20 जिलों के कई व्यापारियों ने प्रदर्शनी लगाई। वहीं एक खास लकी ड्रॉ में गाड़ी और स्कूटर जैसे इनाम दिए गए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान के बाद आए लैंडस्लाइड में कई घर तबाह हो गए। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। यूपी के हापुड़ में घना कोहरा जानलेवा साबित हुआ। हाईवे पर कोहरे के कारण दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 15 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। सीजेआई ने ठाकरे गुट के इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है और मंगलवार को प्रक्रिया के मुताबिक याचिका दायर करने को कहा है।
दरअसल शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया था, जिसके बाद उद्धव गुट इस फैसले से बेहद नाराज है। सर्वोच्च न्यायालयात आमची विनंती की उद्या त्याची सुनावणी व्हावी, आम्ही अशी प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालयाला केलेली आहे। मुद्दा काय येतो की 2/3 हे कधी घडले, ते एका संख्येने गेलेत का, तर गेलेले नाहीत। 16 जण आधी गेलेत, त्यांची अपात्रतेची केस ती तिकडे दाखल आहे। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद भी उद्धव ठाकरे गुट को उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर लेगी। आणि आनंद व्यक्त करायचा आहे की या त्यांच्या जी काही एक बेधुंदी होती त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला, म्हणून आम्ही तुमच्याच माध्यमातून आणि प्रसिद्धी प्रिंट मीडियातून वाचलं की दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट ने संजय राउत के खरीदने के आरोप को झूठा बताते हुए महाराष्ट्र के नासिक में राउत के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं उद्धव ठाकरे ने आज अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने के लिए शिवसेना भवन मातोश्री में बैठक बुलाई, जिसमें उद्धव गुट के सभी विधायक और संगठन के नेता शामिल हुए। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वो पार्टी छीन सकते हैं, निशान छीन सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं छीन सकते। त्यांनी शिवसेना नाव चोरलं तरी ठाकरे नाव नाही चोरू शकत। त्याच्यामुळे एका गोष्टीत तर मी नक्कीच भाग्यवान आहे की मी बाळासाहेबांच्या आणि माच्या पोटी जन्माला आलो। ते भाग्य काय त्यांना मिळालं नाही आणि ते भाग्य त्यांना दिल्लीवाले काय देऊ शकत नाहीत। बैठक में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उद्धव ने बीजेपी की सरकार से देश को खतरा तक बता दिया और कहा कि आज जो मेरे साथ हुआ वो कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी हो सकता है। अगर 2024 में इनको नहीं रोका गया तो देश में तानाशाही आ जाएगी। त्यांनी शिवसेनेवर लादण्याचा प्रयत्न केला। ही परिस्थिती उद्या देशातल्या कोणत्याही पक्षावरती ते आणू शकतात। तर कदाचित येत्या 2024च्या लोकसभेची जी निवडणूक आहे ती आपल्या देशातील शेवटची निवडणूक ठरू शकेल, कारण त्याच्यानंतर हुकुमशाहीचा नंगाना सुरू होऊ शकतो। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानमंडल में उन्हें बड़ा झटका लगा है और विधानमंडल कार्यालय को एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया गया है, जिसमें आज से शिंदे गुट, जिसे अब शिवसेना की मान्यता मिल गई है, उसके विधायकों ने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर जो आदेश दिया है, शिवसेना का अधिकृत मान्यता हमको मिली है और ये विधान भवन है। विधान भवन में हर पार्टी को कार्यालय दिया है। हमने वही शिवसेना का कार्यालय जो है उसी में जाके हमारा कामकाज शुरू किया। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट ने पार्टी मुख्यालय मातोश्री को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया और कहा कि लड़ाई विचारधारा की है, प्रॉपर्टी की नहीं है। देखो, हमने बार बार ये चीजों को स्पष्ट किया है। सेना भवन ये हमारे लिए मंदिर है, शिवसेना प्रमुख ने बनाया हुआ वो हम मंदिर, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर्टी है, तो हम जाके उनकी प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डालेंगे। दरअसल कानून के मुताबिक मातोश्री के ग्राउंड फ्लोर पर शिवसेना का मुख्यालय है और शिवसेना अब आधिकारिक रूप से एकनाथ शिंदे गुट के पास है। ऐसे में पार्टी मुख्यालय को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट में टकराहट की स्थिति बनने का अंदेशा जताया जा रहा था। अमेरिका के मायामी में चल रहे एक आर्ट फेयर में तब हंगामा मच गया जब वहां रखी एक बेशकीमती कलाकृति टूटकर चकनाचूर हो गई। मायामी की बेल एयर फाइन आर्ट गैलरी में दुनिया के कई दिग्गज कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगी थी। अमेरिकी आर्टिस्ट जेफ कून की मशहूर कलाकृति बलून डॉग भी इस प्रदर्शनी में शामिल थी। पोर्सलिन से बनी इस कलाकृति की कीमत 42,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 35 लाख रुपए थी। बताया गया कि गैलरी घूमने पहुंची एक महिला ने जैसे ही इस कलाकृति को छुआ वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। आर्ट गैलरी के मुताबिक बलून डॉग गिरने के साथ ही 100 से ज्यादा छोटे बड़े टुकड़ों में बंट गया। हालांकि आर्ट गैलरी ने इस कलाकृति का इंश्योरेंस करवा रखा था, इसलिए किसी को नुकसान नहीं उठाना पड़ा। जेफ कून ने बलून डॉग की 799 छोटी बड़ी कलाकृतियां बना रखी हैं, जिनमें से अब 798 बची हैं। आपको बता दें कि जेफ कून दुनिया के सबसे महंगे कलाकारों में एक हैं, जिनकी कलाकृति रैबिट 2019 में 750 करोड़ रुपए में बिकी थी। बिहार के पटना में पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच रविवार को शुरू हुआ गैंग वॉर आज भी जारी रहा। रविवार को दबंगों ने 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए दूसरे पक्ष के लोगों ने सुबह होते ही आरोपी उमेश राय और उसके रिश्तेदारों के यहां धावा बोल दिया। उग्र लोग उमेश राय के घर और कम्युनिटी हॉल पहुंचे और आग लगा दी।
गुस्साई भीड़ ने गोलीबारी के आरोपी उमेश राय की फैक्ट्री को भी नहीं छोड़ा और उसे भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद फैक्ट्री धू-धू कर जलती दिखाई दी। गुस्साए लोगों ने घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में भी तोड़ उन्हें आग के हवाले कर दिया। पटना के जेठूली इलाके में रविवार को ट्रैक्टर और कार खड़ा करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों को गोली लग गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पार्किंग को लेकर शुरू हुए छोटे से विवाद के बाद अब तक दर्जनों घर फूंके जा चुके हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी के एंट्री के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लालू यादव जो 90 के दशक में जातिवाद उन्माद फैलाते थे, वो पूरी स्थिति फिर से बनने लगी। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को भी तैयार रखा गया है ताकि आगजनी के समय आग पर काबू पाया जा सके। पुलिस सारे पहलुओं पर जांच करेगी, किसी भी अभियुक्त का क्या पक्ष रहा है, उसका क्या आपराधिक इतिहास रहा है, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, और इस क्रम में अगर कोई और जानकारी मिलती है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। वहीं हिंसा के बाद अब पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने मारपीट और आगजनी में शामिल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हिंसा में कहीं लाइसेंसी हथियारों का प्रयोग तो नहीं किया गया है। लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग किए जाने की भी बात प्रकाश में आ रही है। मैंने ये कहा, और अगर लाइसेंसी हथियार हैं तो उनको जब्त कर उनके लाइसेंस को कैंसिल कराना, बाकी सारी चीजें वो भी प्रकाश में आएंगी। हालांकि पुलिस ये भी दावा कर रही है कि हालात काबू में है। वहीं इस हिंसा में 4 पत्रकारों के भी घायल होने की खबर है। अगर किसी पत्रकार बंधु को इस तरह की कोई दिक्कत हुई है, आप लोग ऑब्वियसली न्यूज कवर करने गए होंगे, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। पटना में हुए भारी बवाल के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाकर सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर भी सवाल उठा दिए हैं और बीजेपी ने दावा किया कि बिहार में जंगल राज फिर लौट आया है। इसको जंगल राज नहीं कहा जाएगा तो क्या इसको सुशासन कहा जाएगा? बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि उनसे बिहार ही नहीं संभाला जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चले हैं आप देश के प्रधानमंत्री बनने, सबको जोड़ने के लिए, और बिहार संभाल नहीं रहा। बिहार भी कर रहा है, जनता अपराधियों से त्रस्त है। ये खौफ का माहौल है, खौफ का। इमरान खान के समर्थन में और शहबाज सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक रैली निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में इमरान के समर्थक शामिल हुए, जो बाइक और कार पर सवार होकर विरोध जताने के लिए सड़कों पर निकले थे। सरकार विरोधी इस रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बीच पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ने कहा है कि जिस घटना के लिए इमरान खान पर केस चल रहा है, उसमें वो शामिल तक नहीं थे। दहशतगर्दी का पर्चा एक ऐसे वाक़े के ऊपर जिसमें इमरान खान मौजूद नहीं है, और जिस वाक़े के अंदर दहशतगर्दी तो दूर की बात, किसी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। वहीं इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद ने मरियम नवाज को चुनौती देते हुए कहा है कि 30 अप्रैल तक देश की सियासत का फैसला हो जाएगा। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। इमरान खान ने 22 फरवरी से जेल भरो अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ शरीफ परिवार ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं शहबाज सरकार के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान को बुज़दिल बताया है। इसके लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान के जेल भरो आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये फिर मुल्क को उसी तरफ लेके जाएगा, क्योंकि इसका बुनियादी एजेंडा जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना है। राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान खान को देश का सबसे बड़ा डकैत बताया और इस आरोप को नकारा कि शहबाज सरकार उनसे सियासी बदला ले रही है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इसके केसेस सच्चे हैं, नवाज शरीफ की तरह सियासी केसेस नहीं हैं। मरियम ने इमरान के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चुनाव से नहीं डरती है।
वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी गठबंधन सरकार के मंत्रियों के निशाने पर आ गए हैं। आरिफ अलवी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से संबंध रखते हैं और उन्होंने इमरान खान की सलाह पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को खत लिखा था, जिसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आरिफ अलवी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में काम करना चाहिए, न कि इमरान खान के प्रवक्ता के तौर पर। वो जो प्रेसिडेंट है इनका, उसकी आप शक्ल देखें, वो ऐसा मस्कीन है कि उसको बात करते देखें, लगता है कि अभी आपसे खैरात मांगेगा वो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी राष्ट्रपति आरिफ अलवी की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आरिफ अलवी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं में रहें, राजनीति ना करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राष्ट्रपति को अपने नहीं तो अपने पद के सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। वैसे पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है और वहां राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी है। ऐसे में देश के परमाणु हथियार गलत हाथों में जाने की आशंका जताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि अगर शहबाज सरकार गिरी तो पाकिस्तानी सेना सत्ता पर कब्जा कर सकती है। पाकिस्तान में अराजकता फैलने पर उसके परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा खतरा भारत, अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों को हो सकता है। इसी डर के बीच इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रासी पाकिस्तान का दौरा करने पहुंचे। IAEA की टीम ने पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा किया। IAEA की टीम ने परमाणु प्रतिष्ठानों के सुरक्षा का भी जायजा लिया। IAEA के प्रमुख ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इस बीच कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने संकट से उबरने के लिए सलाह दी है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को खतरनाक स्थिति में जाने से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। IMF ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो सब्सिडी केवल गरीबों को ही दे और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्सिडी से अमीरों को फायदा हो। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उसके देश में ज्यादा कमाने वाले नागरिक टैक्स चोरी ना करें और ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान करने की जरूरत है। वहीं आगरा में आज से ताज महोत्सव की शुरुआत हो रही है। ताज नगरी आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से ताज महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। 1 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर दिन कई बॉलीवुड सिंगर्स शामिल होंगे। कड़ाके की ठंड के बाद अब उत्तर भारत में गर्मी महसूस होने लगी है। राजस्थान में पारा 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 50 किलो ओपियम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की कीमत 10 करोड़ से ऊपर आंकी जा रही है। यूपी की योगी सरकार जेलों में बंद खूंखार अपराधियों पर शिकंजा कसने जा रही है। सरकार ने सभी जेलों से टॉप 10 अपराधियों की सूची तलब की है, जिसके बाद अपराधियों पर मुख्यालय से भी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकारों ने यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाया है। वो कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि देश अब समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अमित शाह के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार भारत के मुसलमानों को संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है। कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। अमित शाह के बयान को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमित शाह के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री के बयान पर न सिर्फ विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया है, बल्कि मुस्लिम संगठन भी विरोध में उतर आए हैं। इसी के तहत ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने विरोध जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे उठा रही है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीजेपी कर रही है और बीजेपी ये सामने इलेक्शन है,
इसको इशू बनाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट में ना इसको अभी तक लाया, ना उस पर पार्लियामेंट में बात हुई है, तो बाहर ही ढोल पीट रहे हैं लोग। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। जेडीयू ने कहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति करना बीजेपी की संस्कृति रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मांग है, भारत की जनता की मांग नहीं है। जिस समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में सियासी संग्राम मचा है, वो है क्या और इसके क्या मायने हैं, ये आपके लिए जान लेना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। यूसीसी लागू होने पर हर मजहब के लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे के मामले में भी सभी धर्मों के लिए एक ही तरह का कानून लागू होगा। संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बताया गया है। फिलहाल देश में गोवा इकलौता राज्य है जहां यूसीसी लागू है। यूपी विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। बजट सत्र के दौरान जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ स्नो मोबाइल की सवारी की। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दोनों का ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का घुड़सवारी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेप और हत्या के मामलों में सजा काट रहा राम रहीम परोल पर बाहर है। पंजाब के फजिल्का जिले में बीएसएफ और पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन मिला। पुलिस के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले ही जमीन पर गिर गया। नॉर्थ कोरिया ने आज एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पिछले 3 दिन में 2 बार मिसाइल टेस्टिंग कर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया और जापान को सख्ते में ला दिया है, जिस पर जापान कड़ा एतराज जता रहा है। मिसाइल लॉन्च करने के बाद उत्तर कोरिया ने कुछ तस्वीरें जारी की। इन 2 शॉर्ट रेंज मिसाइलों को नॉर्थ कोरिया के पूर्वी तट से लॉन्च किया गया, जिनका टारगेट लॉन्च पैड से 395 किलोमीटर की दूरी पर था और ये बीते 3 दिन में किया गया दूसरा मिसाइल लॉन्च था। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की। 장거리 포병 구분대의 방사포 사격 훈련이 진행되었습니다. 조선인민군 서부전선 장거리 포병부대 해당 방사포병 구분대가 20일 아침 7시 방사포 사격 훈련을 진행했습니다. इस लॉन्चिंग में नॉर्थ कोरिया का नया 600 mm का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी शामिल था, जिन्हें जंग के मैदान में परमाणु हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। कर्नाटक के हासन में एक बहुत ही हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। एक 20 साल के युवक ने आईफोन की डिलीवरी देने आए डिलीवरी बॉय का ही कत्ल कर दिया, क्योंकि उसके पास आईफोन की कीमत 46,000 रुपए देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने आईफोन को कैश ऑन डिलीवरी पर मंगाया था। खुद एक डिलीवरी बॉय का काम करने वाले हेमंत दत्ता ने ई कॉमर्स साइट से एक सेकेंड हैंड आईफोन ऑर्डर किया था। 46,000 ರೂಪಾಯಿದ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ 7 फरवरी को 46 साल का डिलीवरी बॉय हेमंत के दिए गए पते पर आईफोन लेकर पहुंचा तो आरोपी हेमंत दत्ता ने उसे अपने कमरे में बिठाया और कहा वो रकम लेकर आ रहा है। नायक इस बीच अपने फोन पर फेसबुक और इंस्टाग्राम में देखने में बिजी हो गया। अचानक हेमंत दत्ता ने पीछे से हेमंत नायक के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನೋ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ हत्या के बाद आरोपी हेमंत दत्ता ने हेमंत नायक की लाश को 3 दिनों तक अपने कमरे में छिपाकर रखा। इस दौरान वो लाश को ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में सोचता रहा और आखिरकार 11 फरवरी की रात उसने हेमंत नायक की लाश बोरी में डालकर अपनी स्कूटी पर लाद ली। वो शहर के बाहरी सुनसान इलाके में रेलवे लाइन के पास पहुंचा। वहां उसने लाश को जला दिया। इस बीच हेमंत नायक के घर वालों ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। शुरू में तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन इलाके के सीसीटीवी की जांच में आरोपी हेमंत दत्ता अपनी स्कूटी पर एक बोरी लादकर जाता नजर आया। एक और सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी हेमंत दत्ता नजर आया जब वो पेट्रोल पंप पर स्कूटी में पेट्रोल भरवा रहा था।
ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇದೆ. CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಟೇಜಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. इसके बाद पुलिस ने हेमंत को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में हेमंत दत्ता टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल लिया।